तो आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर के बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और चूँकि ये जो है मैथ वाले बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टरों में आता है, क्योंकि इसमें जो है बायोलॉजी भी पढ़ना है और मैथ से भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। मतलब इसमें तीनों सब्जेक्टों का मिला जुला रहता है कि आपको केमिस्ट्री भी सीखनी तो सीखनी ही है इसमें, साथ में आपको मैथमेटिक्स भी सीखना होगा जहाँ पर के और के वी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, या आपका जो जो एमिनो एसिड पढ़ेंगे। एमिनो एसिड के बाद जब हम लोग पेप्टाइड बॉन्डिंग में आएंगे तो वहाँ पर जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनकी लेंथ को भी मेजर करने के लिए सीखना होगा। फिर उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब कि दो एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन जो इसके नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उनकी लेंथ कैसे मेजर की जाती है, डीएनए कितने तरह के होते हैं, आरएनए कितने तरह के होते हैं। तो मतलब कि कुल मिला जुलाकर बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बायो वाले बच्चों के लिए एक बोनस पॉइंट होता है। क्यों? कि बायो के बच्चे जो हैं इसको बड़े आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि वो उनके शुरू से ही इनको पढ़ना है। वो नाइन्थ में तब भी बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 11th 12th में आएंगे तभी बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में आते हैं तभी बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब आप तो हर जगह बायो वाले बच्चे तो बड़े आसानी से इसको निकाल लेते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैथ वाले बच्चों को जाता है ये पल्ले पड़ता नहीं है, क्योंकि जब वो 11th 12th में थे तो जब वो पढ़ते थे तो वहाँ पर कोचिंग वाले भी इसको निकाल देते हैं। और आप भी पढ़ने के दौरान जो 11th 12th पर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किए। ग्रेजुएशन के बच्चे जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो वहाँ पर भी इन लोगों को बढ़ाया नहीं जाता, बस खाली हटा दिया जाता है। जबकि मज़े की बात यह है कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यूनिट 2 का पूरा सेक्शन ही जो है, मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है बायोकेमिस्ट्री लेके बैठा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारी मैटर जो है धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और कॉपी पेन लेकर बैठिए। जहाँ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप लिखते जाइएगा, जहाँ हमें लिखवाना होगा हम आपको बोल के लिखवा देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप डेफिनेशन को बोर्ड पर लिख दिया करिए। तो बेटा बड़ा बड़ा डेफिनेशन हम बोर्ड पर तो नहीं लिख सकते हैं, पर हाँ कोशिश करेंगे कि जो डेफिनेशन बोलने का स्पीड है वो थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा और आसानी से सारी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग को जो सीखना है वह है आपका एमिनो एसिड। अब अगर हम बात करें एमिनो एसिड का मतलब क्या है, नाम ही है इसके एमिनो एसिड, मतलब ये दो टर्म से बड़ा है। एक तो टर्म है एमीन और एक है यहाँ पर एसिड। ठीक है, मतलब कि एमीन के साथ यहाँ पर एसिड आ रहा है। तो एमीन जो होता है वह आपका NH2 ग्रुप होता है। और एसिड जब भी होता है, कोई भी अगर आप एसिड को लेकर पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी आप एसिड लेकर पढ़ोगे, ठीक, तो आप खास करके जो भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, खास करके इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कि एसिड में आपका सर एसिड तो HCl भी होता है, एसिड जो है वो आपका क्या कहते हैं H2SO4 भी होता है, एसिड जो होता है आपका अमोनिया, कई सारे कंपाउंड्स भी आपके एसिड के रूप में होता है। तो क्या हम इसके साथ इसको ऐड कर दें? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के सिस्टम हम कभी नहीं अपनाते। हम जब भी स्टडी करते हैं तो वो स्टडी जो हम लोग के पास होता है वह जनरली किसमें का होता है, इसकी जो स्टडी होती है वो जनरली जो होती है वह एल्किल ग्रुप को लेकर हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, कि एल्किल ग्रुप को लेकर पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग को स्टडी के हिसाब से करना है। ठीक, अब देखो ध्यान, जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप के साथ हमारे पास एक एल्किल एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एल्किल एसिड होता है। और इस एल्किल एसिड में खास करके जो होता है एल्काइल जो कार्बोक्सिलिक होता है। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली पार्टिसिपेट करता है। अरे बात समझ में, तो इसमें जनरली जो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो मतलब की कहानी हमारे पास हुआ कि एमीन ग्रुप तो होगा ही होगा, और साथ में कौन से एसिड होगा? कार्बोक्सिलिक, यानी कि COOH। ठीक है, ये एसिड यहां पर पार्टिसिपेट करता है। अब कैसे इसकी कॉम्बिनेशन होती है अब आपको हम समझाते हैं। देखो, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है
जो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हम ऊपर से मिटा देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बोर्ड ज़्यादा चाहिए, इसलिए स्पेस बोर्ड का कम है, तो ज़्यादा स्पेस ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी हमारे पास ग्रुप होगा तो एक तो हमारे पास NH2 ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा इसको हम इस दिशा लिखते हैं, NH2 ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो डिपेंड करता है, एक होता है R पर यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल, ठीक है। ये है आपका एमीन, ये है आपका एल्किल, और यहां पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बहुत पहले जानते हैं। ये है इसका जनरल फार्मूला। क्या है आपका जनरल फार्मूला? क्यों लिख रहे हैं फुल फॉर्म? क्योंकि इसका शॉर्ट जो होता है वो होता है GF। नालायको, जहां GF की बात आती है तो लोग सीधा गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं। नहीं, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, बच्चे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग। ये जनरल फार्मूला, हम जब भी GF की बात बोलेंगे ना तो वो आप गर्लफ्रेंड की तरफ मत जाना, ठीक है। नहीं तो जैसे ही गर्लफ्रेंड GF बोलते हैं दिल में एकदम क्या कहते हैं, लड्डू फूटने लगता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, ठीक। अब देखो ये NH2 ग्रुप तो हमके पास रहेगा ही रहेगा, और ये कार्बोक्सिलिक रहेगा ही रहेगा, और ये एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप जो कि ये दोनों तो कॉमन है, क्या है ये दोनों जो है वो कॉमन है, इनकी संख्या जो होगी वह वेरिएबल होगी। आई बात समझ में? इनकी संख्या घटेगी और इनकी संख्या बढ़ेगी। मतलब एमिनो एसिड है, पर एमिनो एसिड की कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जब नाम सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग को जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तब देखिएगा उसमें ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम कॉमन मिलेंगे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जैसे एमीन ग्रुप, ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल और बिल्कुल कॉमन होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं। लेकिन वेरिएबल जो होता है वह एल्किल ग्रुप वेरिएबल होता है। इनकी नंबर जो होती है घटती है और बढ़ती है। अगर वो बढ़ेगा तो अलग नाम, घटेगा तो अलग नाम, ठीक है। लेकिन उसमें एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट एक एल्किल ग्रुप तो होना ही चाहिए। कितना? एक एल्किल ग्रुप होना ही चाहिए। अगर एक एल्किल ग्रुप नहीं होगा तो वह एमिनो एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि एल्किल ग्रुप इसीलिए होगा क्योंकि IUPAC नवीन में ये जो होता है वह क्या होता है, मेन चेन के रूप में, यानी मेन कार्बन के रूप में काम करता है। और ये दो जो होते हैं ये जो है आगे चलकर सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट जो होगा हमेशा मेन चेन के यानी मेन कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। इसीलिए एटलीस्ट एक कार्बन या एक एल्किल ग्रुप हमारे पास होना कंपलसरी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे जैसे इनकी संख्या घटेगा बढ़ेगा, इनकी नेमिंग पैटर्न जो होती है वो चेंज होती है। जैसे में हम एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, बड़े आसानी से समझिएगा, ठीक है। हम आपको बहुत धीरे धीरे और एक एक करके हम डिटेक्ट करते हुए आपको ले चलेंगे, ठीक है। जैसे में अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये हमारे पास ये आपका NH2 है, क्या हो गया तो चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। ये हमारे पास NH2 है, ये सही चल रहा है, ठीक है। और ये आपका CH2 है और ये C डबल। गौर से देखो, ये अगर आप नेमिंग करोगे तो एक नंबर, दो नंबर से यहाँ एमीन अटैच्ड है, क्योंकि एमीन कार्बन नहीं तो इसकी मार्क नहीं करते। और एक नंबर इसको क्यों देते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और साइड से मजबूत ग्रुप है, इसलिए हमको एक नंबर देते हैं। अगर इसका हम IUPAC नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 इथेन है, दूसरे नंबर पर एपीन है तो 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, 2 एमिनो इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो 2 एमिनो इथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नाम हम लिख दिए। इसी को आगे चलकर एक टर्म और हम देते हैं, क्या देते हैं कि जब कोई भी ग्रुप में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, जिसको मेन चेन मानते हैं, इसके ठीक बगल में जो कार्बन होता है इसे हम लोग आगे चलकर अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन,
ठीक है। उसी तरह से अगर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता RCH2CH2C OH, इसे 1 2 3 3, इसका नाम क्या रखते हैं तीसरे नंबर पर यहाँ पर, तो 3 एमिनो मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा, तो इसका नाम होता है बीटा एमिनो एसिड। आइए सही में, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड, इसको कहते हैं हम लोग बीटा एमिनो एसिड। ठीक है। उसी तरह से अगर एक स्ट्रक्चर और ऐसा होता H2N CH2 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 COOH, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो नाम होता 4 एमिनो मेथ एथ ब्यूटोनिक एसिड। ठीक है, आई बात समझ में। तब इससे हम लोग इसी तरह से अगर अल्फा बीटा में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता आपका अल्फा, ये होता आपका बीटा और ये होता गामा। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग गामा एमिनो एसिड। इसी का एक और नाम हम लोग देखते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्योंकि इसको मेथ एथ, इसका जो कॉमन नाम होता है जब 2 कार्बन तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। पढ़े हो ना, CH3COOH, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। ठीक है, HCOOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, पढ़े हो ना फॉर्मिक एसिड। तो उसी तरह से जो हम लोग CH3COOH होता है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड, कॉमन नाम होता है। उसी तरह से इसको हम आप अपनी बुक में देखोगे तो इसका एक और नाम दिया है, वो नाम क्या दिया है कि अल्फा एमिनो, इसका नाम होता है अल्फा एमिनो, और चूंकि 2 कार्बन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, इसको हम लिख सकते हैं क्या है यहाँ पर बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग गामा एमिनो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से हम लोग आसानी से नेमिंग इसका करते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं तो सबसे मजेदार आपको बात पता है कि जो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल कर आता है, ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर हमें मिला, अब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर एमीन ग्रुप, एल्किल ग्रुप। कौन से ग्रुप है यहाँ पर, एल्किल ग्रुप जो है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। कितनी इनकी चैन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप या तो जनरल फॉर्मूला के रूप में आप NH2RCOOH याद रखो, ठीक है, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं RNH2CH2COOH, यहां से एक CH गायब करो, यहां लगाओ R। तो R क्या है यहाँ पे, R क्या है, ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये संख्या लगातार क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप कहोगे नहीं समझ में आया बात, देखो इसी को कहा जाता है मॉडल ऑफ एमिनो एसिड। ये मॉडल का मतलब क्या है, मतलब कि आप देखोगे जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते जाओगे, एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे अभी आगे जब आप स्ट्रक्चर हम सिखाएंगे, जैसे ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप क्या करते हैं आपका ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर, थ्रोनिन का स्ट्रक्चर, तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर आप मिलेगा ना, तो आप उसमें देखोगे कि इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे वो कॉमन स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, एल्किल ग्रुप की संख्या लगातार 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 बढ़ती जाएगी, इसीलिए इसको मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ये चीजें कॉमन होगा। ठीक है, और इनकी संख्या जो होगी वो धीरे 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 क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ये
पहले के जो 3 जो नंबर लिखे हैं ये कॉमन रहेंगे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे जो स्ट्रक्चर बढ़ाकर कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, ठीक है। उसमें हम सिखाएंगे कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, बेसिक अमीनो एसिड कौन होता है। हम आगे के लेक्चर में इसको कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारे पास मॉडल मिलता है, ठीक है। अब जो ये अल्फा अमीनो एसिड है, इसी अल्फा अमीनो एसिड को आगे चलकर हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अल्फा अमीनो एसिड होता है, क्योंकि बड़े सिंपल अमीनो एसिड है और इसी मॉडल पे बाकी सारे अमीनो एसिड काम करते हैं। क्या करते हैं? इसी मॉडल पर बाकी अमीनो एसिड काम करते हैं। इसी का आगे चलकर इसका नाम जो होता है वह ग्लाइसिन होता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन बोलते हैं। ध्यान रहे, ग्लिसरीन नहीं है। ग्लिसरीन अलग चीज होता है, ग्लिसरीन में स्ट्रक्चर अलग होता है और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अलग होता है। आई बात समझ में? तो ग्लिसरीन सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे और ग्लाइसिन आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन है, ये यही मॉडल आगे चलकर हम लोग अल्फा अमीनो एसिड या चूंकि जितने भी सॉरी जो हम लोग स्ट्रक्चर जो हम लोग सीखेंगे अल्फा अमीनो एसिड, जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे, तो ये जो आपका ग्लाइसिन है, ठीक है, और ग्लिसरीन जो होगा वो आपको, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो यहाँ पर अल्फा चैन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी जैसे CH2COOH, CH3OOH, CH2COOH, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। तो ये आपका मिला स्ट्रक्चर क्या? ग्लाइसिन का। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जैसे ही हम लोग को ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मिल गया, अब इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग आगे के स्ट्रक्चर या आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अब देखो जो आगे की रणनीति होती है वो जनरली जो होती है वो इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे में अगर मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो RCNH2 आपने देखा, आप कहोगे कि सर इसके साथ तो ये मैच तो कर नहीं रहा है। ये जो आप RCNH2 इस तरह के स्ट्रक्चर को लिखे, इसके साथ तो ये मैच कर नहीं रहा है। देखो बेटा मैच कर रहा है, कैसे हम तुमको बताते हैं। कैसे मैच कर रहा है ये? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो आपने देखा था कि आगे एल्किल ग्रुप की संख्या लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे में ये जो स्ट्रक्चर जो वहां लिखा गया है वह है आपका NH2 CH COOH और R, ठीक। आप इसी स्ट्रक्चर को एक तरीके से और लिख सकते हो, RCH COOH NH2 लिख सकते हो। स्ट्रक्चर सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वह एक जैसा है, बस खाली थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया है। यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर एक, दूसरे नंबर पर यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर भी एमीन ग्रुप है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर एमीन ग्रुप है। कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला, अब इस स्ट्रक्चर में अगर एक बात बताएं, अगर इसमें इंटरनल आयन अगर शिफ्ट हो, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमीन जो है वह बेसिक मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है, वह H+ आयन एक्सेप्ट करता है और ये जो है वह H+ आयन डोनेट करता है। अब आती है किसकी थ्योरी यहाँ पे? ब्रोस्टन-लोरी की कंसेप्ट। ब्रोस्टन-लोरी की आत्मा मरते मरते क्या बोल कर गई थी, आपको पता है ब्रोस्टन-लोरी का कंसेप्ट क्या है? उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स है, कोई भी कम्प्लेक्स है, अगर आप सेकंड नहीं पढ़े होंगे तो सेकंड ईयर का हम एसिड बेस चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कम्प्लेक्स हो, अगर वह स्वच्छता से अपना H+ आयन डोनेट करता है तो वह एसिड होता है, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है, ठीक है। तो जो H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा वह एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलिक आयन अपना H+ आयन डोनेट करता है और ये एमीन जो होता है वह H+ आयन एक्सेप्ट करता है। इसके पास एक्सेप्टर की टेंडेंसी होती है, एक्सेप्टर होता है, ये क्या होता है? डोनेटर होता है। तो ये डोनेट करता है और ये H+ आयन एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब इसके पास
एक कॉम्प्लेक्स जब इनकी बनेगी तो बड़े एक इंटरेस्टेड कॉम्प्लेक्स बनती है। वो कैसा होता है कि आपको बताएं कि जब ये H प्लस आयन डोनेट और एक्सेप्ट करेगा तो यहां से एक स्ट्रक्चर बनेगा RCH C+O माइनस और ये NH3 प्लस। क्या कहलाया? ये H प्लस आयन यहां से क्या किया, आपने डोनेट किया और इंटरनली होती है। क्या होती है? ये इंटरनली डोनेशन और एक्सेप्टेशन होता है। आ रही बात समझ में? जब ये अपना इंटरनली डोनेट करता है, अपनी एसिडिक टेंडेंसी को छोड़ता है, ये अपने बेसिक टेंडेंसी को लेता है और दोनों आपस में मिलकर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। भाई एसिड और बेस आपस में मिलता है तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है। जैसे में अगर आप एग्जांपल ले लो, आपको कोई भी एग्जांपल आपको लेना है, अगर आप HCl और NaOH को ले लो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, या आप HCl NaOH छोड़ो, ये तो आपका अरेनियस का कंसेप्ट हो गया। यहाँ से H प्लस HCl है, सॉरी H प्लस Cl माइनस, और यहाँ से क्या Na प्लस और OH माइनस, ये क्या होगा, यहाँ से NaOH H2O बनता है और यहाँ से NaCl मिलकर सॉल्ट बनाता है। इसी तरह से अगर आप ब्रोस्टेन-लोरी के कंसेप्ट का कोई भी एग्जांपल आप उठा लो, NH3 जो होगा वह अगर मान लिए H2O के साथ मिलता है तो यहाँ से NH4 प्लस और क्या OH माइनस आयन बनता है। तो ये हमारे पास जो इंटरनल आयंस के फॉर्मेशन होते हैं, जो सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से CH3COOH जब NH3 के साथ मिलता है तो यहाँ से CH3COO माइनस और NH4 बनाता है। तो यहाँ जितने भी कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेंगे तो ये क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या होते हैं कि एक जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या करता है? ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी सॉल्ट को आगे चलकर हम लोग इंटरनल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्यों इंटरनल कहते हैं? क्योंकि ये आपस में ही साठ गांठ करके कॉम्प्लेक्स बना रही है। ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी छोड़ दिया और ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी, ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर दिया, ये अपना H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया। तो जब डोनेशन और एक्सेप्टेशन, यहाँ H प्लस आयन डोनेट होता है, यहाँ से H प्लस आयन डोनेट हुआ इसको और यहाँ से डोनेट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं, ये अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। इसे हम लोग अमोनियम आयन नहीं, इसे अमोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे आपस में क्या करते हैं लोग, एक्सचेंज करके एक नए सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल आयन। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इंटरनल आयन, ये सॉरी इंटरनल सॉल्ट। और चूंकि ये जो आयन है, जो कि आपस में क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव बना लिए, आयंस का फॉर्मेशन किए। इसी आयंस को जो ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटरनल सॉल्ट में जो आपस में ही H प्लस और OH माइनस आयन के डिस्ट्रीब्यूशन से जो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी आयंस को आगे चलकर एक टर्म देते हैं जिससे हम लोग जो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं हम लोग? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किसे कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करके H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन के एक्सचेंज से जो नए सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे स्थिति में जो आयंस का निर्माण होता है, इस आयंस को हम लोग ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ आयन नहीं बना, ये जो इंटरनल आयन बना, इसी आयन को हम लोग ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ज्विटर आयन के अंदर सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो आयंस का फॉर्मेशन कर लिया तो ऐसी स्थिति में एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री आयन, यानी कि फ्री नहीं होते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज, ऐसे कंडीशन में अमोनिया जो है फ्री है, कार्बोक्सिलिक जो है फ्री है। यहाँ पर H प्लस आयन और डोनेट कर सकता है, यहाँ H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इस स्थिति में कॉम्प्लेक्स फ्री है। लेकिन ज्विटर आयन के फॉर्मेशन के बाद एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक जो होता है वो फ्री नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फ्री फॉर्म में नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन द एमिनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैव नॉट फ्री या इज नॉट फ्री। आइएगा समझ में? या आफ्टर कब एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक नहीं फ्री होगा? क्यों?
जब ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा तब। ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन होते ही ये दोनों के ऊपर चार्ज आ जाते हैं। जब चार्ज आ गए मतलब इनके ऊपर क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, तो उसके ऊपर H+ आयन आ गया, जो लिया उसके -H+ आयन आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जो डोनेशन और एक्सेप्टेशन की टेंडेंसी है तो वो फ्री फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में नहीं है, वो फ्री ना होकर कंबाइंड हो गया, क्योंकि अब इसकी मजबूरी है। तो जो फ्री ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन होते ही या इंटरनल सॉल्ट के फॉर्मेशन होते ही जो भी कम्प्लेक्स होता है अपने फ्री फॉर्म को छोड़ देता है। क्या करता है? फ्री फॉर्म को छोड़ देता है। ठीक है। और इसी स्थिति में यहाँ पे आप देखोगे कि एक एमिनो एसिड दो टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या कि एक तरफ से ये H+ आयन डोनेट करके एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और उसी तरह से यहाँ H+ आयन एक्सेप्ट करके बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा वह क्या कहलाएगा? एसिडिटी कहलाता है। यानी यहां से जो हमारे पास बेसिक एसिडिटी निकलेगा, ठीक है, तो जो हमको क्या निकालेगा? केवी की वैल्यू देगा। और यहाँ जो एसिटिक प्रॉपर्टी होता है वह आपका कहलाता है बेसिसिटी, जो आपका के की वैल्यू देता है। तो मतलब कि एक एमिनो एसिड हमारे पास के और केवी की भी वैल्यू देता है। हम आगे सीखेंगे कि के और केवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस एमिनो एसिड का के और केवी की वैल्यू कितना होती है। ठीक है, क्योंकि यही के और केवी की वैल्यू जो होती है आगे चलकर एक डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है कि क्या यह पोलर सॉल्वेंट होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वह पोलर सॉल्वेंट में होती है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। आ रही बात समझ में? तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर डिसाइड करने के लिए भी ये के और केवी की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही के और केवी की वैल्यू जो होती है किसी भी कम्प्लेक्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने में भी की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं इसमें काम करते हैं। अब देखो इसमें जो के ए केवी की वैल्यू देखो, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है एमिनो एसिड जो होता है खास करके ये डाईपोलर होते हैं। क्या होते हैं? डाईपोलर होते हैं। क्यों डाईपोलर होते हैं? क्योंकि इनके पास एक तरफ से नेगेटिव होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इनके पास दोनों ग्रुप में जो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं वह पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, और पोलराइज हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपना ये H+ आयन और देने लेने से इनके अंदर पोलराइजेशन कैपेबिलिटी आती है। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स आपस में ही आयन का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स यहाँ एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? यूनिपोलर है, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल्स अपने में अलग अलग शो कर रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लेक्स आपस में ही एक कम्प्लेक्स में दो दो आयन्स दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? डाईपोलर कम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इथाइलिन डाइएमिन ETT है शायद, इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसिटाइलिन, ये जो आपको एडीटीए की जो कम्प्लेक्स है उसमें देखेंगे तो वो पॉलीएमिन होता है या मल्टीपोलर होता है। तो आयंस की संख्या के आधार पर हम पोलरिटी डिसाइड करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है वह कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? डाईपोलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप लिख लो कि एमिनो एसिड हैविंग डाईपोलर इन नेचर। कैसा होता है? डाईपोलर नेचर होता है, नॉट बाई। डाईपोलर, डाई मतलब कितने? दो, और पोलर मतलब क्या होता है? पोल, पोल मतलब क्या? चार्ज। मतलब इसके दो पॉइंट पे जो होती है वो चार्जिंग मिलती है, मतलब इसीलिए कहते हैं इसको ये डाईपोलर का नेचर का होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एविडेंस है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप हेडिंग डालिए एविडेंस ऑफ या एविडेंस इन सपोर्ट, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डाईपोलर नेचर, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डाईपोलर नेचर। चलिए पहला पॉइंट लिखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला पॉइंट लिखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ एमिनो एसिड, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ एमिनो एसिड डू नॉट शो बैंड कैरेक्टरिस्टिक। बैंड कैरेक्टरिस्टिक, बैंड क्या होता है?
कि जब कोई भी लाइट से, हमने कि जब कोई भी निकोल प्रिज्म से लाइट पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि डार्क और लाइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो डार्क और लाइट बैंड जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कि ये इसकी एसिडिक मतलब कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। तो ये आगे चलकर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। जहाँ आपको पढ़ाए होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से सिखाए थे, ठीक है। तो इनके पास जो है, इस कॉम्प्लेक्स के पास बैंड की कोई फॉर्मेशन करने की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती है। और जो कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स बैंड का फॉर्मेशन नहीं करता है वह कॉम्प्लेक्स जो होता है वह डाईपोलर नेचर का होता है। तो क्या लिखे, डो नॉट शो, फिर से लिखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ एमिनो एसिड डो नॉट शो बैंड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, characteristic of amine and carboxylic group, हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, एमिनो एसिड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, insoluble in non-polar solvent and soluble in polar solvent, like water. This is the expected behavior of polar molecules, dipolar molecules या डाईपोलर सबस्टेंस, हो गया, या पोलर सबस्टेंस भी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखिए कि एमिनो एसिड आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमिनो एसिड आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड which melt at high temperature. It is, this is quite behavior, quite like ionic compounds which have high melting point and unlike amine and carboxylic acid, which have low melting point. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, they have high dipole moment which are indicating the polar nature of molecules. पांचवा पॉइंट में लिखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन सा, Ka एंड Kb give up the idea about the acid and basic strength, acidic and basic strength. देखिए, amino acid have low value of Ka and Kb, indicating that molecules does not possess this group in the normal form. मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जनरली जो मॉलिक्यूल्स होता है वो नॉर्मल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में RCH2 फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिसकी Ka Kb की वैल्यू होती है कम, वह हमेशा अपने आयोनाइज फॉर्म में पाया जाता है। तो मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेचर कैसा होगा, डाईपोलर होगा, ठीक है। तो ये है आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास एमिनो एसिड का। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां आपको सबसे पहले हम Ka और Kb का रिलेशनशिप सिखाएंगे एमिनो एसिड के साथ क्या है,
ठीक है। फिर हम आगे चलकर एमिनो एसिड को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा इसेंशियल एमिनो एसिड, एक होगा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। फिर इसेंशियल एमिनो एसिड की क्या यूजेज है, किस तरह से उसका एप्लीकेशन है, और फिर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिएगा, ठीक है। और आपको जो भी अच्छा लगे तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको एक चीज़ और कि बहुत जल्दी ही हम अब लाइव क्लास यूट्यूब पर लेना शुरू करेंगे, तो आपको तैयार रहिए, आप डायरेक्ट लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ताकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में करके तुरंत आप पूछ लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।